हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित गुप्ता आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अंकित कॉन्सेप्ट 2.0 पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं ज्योग्राफी का पहला अध्याय सौरमंडल में पृथ्वी। दोस्तों, इसके पहले मैं अपने यूट्यूब चैनल पर 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूं, जो कि मैंने कुछ अलग टॉपिक पर था। दोस्तों, कुछ डॉक्यूमेंट्री के द्वारा मैंने आप लोगों को कुछ समझाया था। कृपया करके उस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो बना था वो। दोस्तों, आप लोग पहले वो वीडियो देख लें, उसके बाद इस वीडियो को देखें। दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सौरमंडल में पृथ्वी पहला चैप्टर है हमारा। सौरमंडल में पृथ्वी मतलब सौरमंडल के बारे में बताया जाएगा इसमें। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले 1 या 2 चमकते बिंदु ही देखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप उनकी गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं, कुछ धुंधले होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हों। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। दोस्तों, क्लास 6 की एनसीईआरटी समझाने का प्रयास कर रही है कि सूर्यास्त के बाद आप लोगों ने कभी न कभी आसमान को देखा होगा। तो देखिए दोस्तों, कितना अच्छा नज़ारा होता है सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना, अपना अलग ही आनंद है। कितना अच्छा नज़ारा होता है दोस्तों। कुछ टिमटिमाते तारे भी दिखाई देते हैं और चंद्रमा भी निकला होता है दोस्तों। और कुछ तारे टूटते हुए भी दिखाई देते हैं, कुछ तारे ब्लिंक करते हैं, कुछ तारे धुंधले होते हैं। तो वही समझाने का प्रयास कर रहा है कि पहले 1-2 तारे दिखते हैं, उसके बाद धीरे धीरे पूरा आकाश तारों से भर जाता है दोस्तों। और दोस्तों, तारे हमें टिमटिमाते हुए क्यों दिखाई देते हैं? तारे हमें टिमटिमाते इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि जब तारों का प्रकाश, तारों का लाइट निकलता है तो हमारे पृथ्वी के वायुमंडल से टकरा करके विचलित हो जाता है। वही विचलित होने के कारण जब हमारे आँखों पर पड़ता है तो हमें जो है तारे चमकते हुए दिखाई देते हैं दोस्तों। इसीलिए तारे चमकते हुए दिखाई देते हैं। और कुछ तारे होते हैं जो बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग आकार तथा अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में 1 बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें 2 कॉन्सेप्ट समझाया गया, पूर्णिमा और अमावस्या। तो मैंने आप लोगों को जो मैंने पहला दूसरा वीडियो अपलोड किया है उसमें आप लोगों को मैं लाइव पूरा डॉक्यूमेंट्री के द्वारा पूर्णिमा अमावस्या समझाया हुआ है। कृपया करके उस वीडियो का ज़रूर देखें। आपको इस वीडियो में भी समझाऊंगा। तो पूर्णिमा अमावस्या क्या होता है दोस्तों, पहले ये समझते हैं। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो सूर्य से निकलने वाला प्रकाश चंद्रमा के उस भाग पर पड़ता है जिस भाग को हम पृथ्वी से नहीं देख पाते हैं। दोस्तों, हमें वह भाग दिखाई देता है चंद्रमा का जिस भाग पे अंधेरा होता है। क्योंकि चंद्रमा गोल है तो चंद्रमा का एक ही भाग हम देख पाते हैं दोस्तों। कोई भी चीज़ गोल वस्तु है तो उसका हम एक ही भाग, जैसे गेंद है गोला है तो उस पर लाइट अगर डाला जाए तो हम उसके एक ही भाग को देख पाएंगे। तो हमारा चंद्रमा जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है तो जब हमारा चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो सूर्य से निकलने वाला प्रकाश चंद्रमा के उस भाग पर पड़ता है जिस भाग को हम पृथ्वी से नहीं देख पाते, हम अंधेरे वाले भाग को देखते हैं। तो इसीलिए दोस्तों, हमें उस दिन अमावस्या के दिन चंद्रमा नहीं दिखाई देता है। उस दिन को अमावस्या को हम न्यू मून भी कहते हैं। न्यू मून इसलिए कहते हैं क्योंकि उसी दिन से एक नए चंद्रमा की शुरुआत होती है, एक नए चंद्रमा के निकलने की आरंभ होता है दोस्तों। और पूर्णिमा क्या होता है? आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में 1 बार देख सकते हैं। या पूर्ण चंद्रमा वाली रात है पूर्णिमा होती है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में 1 बार देख सकते हैं दोस्तों।
तो पूर्णिमा क्या होता है, जब जब दोस्तों चंद्रमा पर सूर्य का प्रकाश इस तरह से पड़ता है कि हम पृथ्वी से संपूर्ण चंद्रमा को देख पाते हैं। चंद्रमा के हम एक गोले आकार शेप में उसको हम देख पाते हैं, तो हमें पूर्ण चंद्रमा दिखाई देता है। इसी को दोस्तों पूर्णिमा कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आप लोगों को मैं उसमें जो वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ उसमें आप लोगों को मैं पूरा विजुअल दिखाया हूँ, पूरा डॉक्यूमेंट्री के द्वारा अच्छे समझाया हूँ। दोस्तों कृपया करके उस वीडियो को ज़रूर देख लें, आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते हैं। दोस्तों आप लोगों ने कभी न कभी सोचा होगा कि हमें दिन में तारे क्यों नहीं दिखते हैं। दोस्तों दिन में तारे या अन्य ग्रहों या हम किसी अन्य पिंड को इसलिए नहीं देख पाते हैं क्योंकि सूर्य का प्रकाश इतना तेज है। अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण हम अन्य ग्रहों या अन्य पिंडों या अन्य तारों को नहीं देख पाते हैं। सूर्य का इतना तेज प्रकाश होता है और सूर्य हमारा अन्य तारों की तुलना में नज़दीक भी है। पृथ्वी से हमारे सूर्य की दूरी जो है 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। तो दोस्तों उससे भी दूर हमारे जो तारे रात में दिखाई देते हैं उससे भी दूर वो तारे होते हैं। दोस्तों तो अन्य तारों की तुलना में सूर्य हमसे नज़दीक भी है और सूर्य का प्रकाश भी इतना तेज है कि वो अन्य ग्रहों या पिंडों को या हमारे तारों को नहीं दिखने देता है। दिन में हम रात में ही तारों को चंद्रमा को देख पाते हैं, दिन में नहीं देख पाते हैं। यही कारण है दोस्तों, क्योंकि सूर्य का प्रकाश अत्यधिक तेज होने के कारण हमें दिन में तारे और चंद्रमा नहीं दिखाई देते हैं और अन्य तारों की तुलना में सूर्य नज़दीक भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। दोस्तों इसमें खगोलीय पिंड की परिभाषा को समझाने का प्रयास कर रहा है एनसीईआरटी क्लास 6 की कि खगोलीय पिंड किसे कहते हैं। खगोलीय पिंड दोस्तों उसे कहते हैं जो हमारे ब्रह्मांड में प्रकृति के द्वारा बनी है। जैसा कि आप लोग जानते हैं सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, पृथ्वी हो गया, उल्का पिंड हो गया, क्षुद्र ग्रह हो गया, एस्टेरॉयड, मेटेराइट। दोस्तों जितने भी पिंड हैं, जितने भी हमारे आसमान में रात्रि में चमकते हैं, सभी चीज़ों को हम सभी चीज़ों को हम चमकती हुई चीज़ों को खगोलीय पिंड कह सकते हैं। दोस्तों हमारी पृथ्वी भी एक खगोलीय पिंड है। तो आप लोग समझ पाए होंगे खगोलीय पिंड की परिभाषा कि सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं। इनमें हम ग्रह को भी शामिल कर सकते हैं, पृथ्वी को भी शामिल कर सकते हैं, क्षुद्र ग्रह को भी शामिल कर सकते हैं। जितने भी पिंड हैं जो प्रकृति के द्वारा बने हैं वो सब हम खगोलीय पिंड के अंतर्गत रखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। दोस्तों जैसा कि हमने आप लोगों को बताया कि सूर्य भी एक तारा है। अन्य तारों की तुलना में ये हमसे अन्य तारों की तुलना में सूर्य बहुत नज़दीक है हमारी पृथ्वी से। तो तारों की परिभाषा क्या होती है दोस्तों? कुछ खगोलीय पिंड, देखिए सूर्य भी एक खगोलीय पिंड है जैसा कि हमने ऊपर परिभाषा में पढ़ा। तो कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले होते हैं और वो गर्म गैसों से बने होते हैं और दोस्तों वो खुद के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं और वो अन्य ग्रहों को भी प्रकाशित करते रहते हैं और अपनी प्रकाश को बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। और दोस्तों तारे की विशेषता होती है कि वो जो है गैस से बने होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं जैसा कि हमारा सूर्य जो है हाइड्रोजन और हीलियम गैसों से बना हुआ है। आशा करता हूँ समझ पाए होंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि रात के समय जो भी तारे चमकते हैं वो सब सूर्य के ही समान हैं, लेकिन हमसे दूर होने के कारण हम उनकी ऊष्मा को, उनके प्रकाश को, उनकी ऊर्जा को हम महसूस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो सूर्य की तुलना में बहुत दूर हैं। वो सूर्य के ही समान एक तारे हैं। सूर्य भी एक तारा है और सूर्य के समान भी वो तारे हैं, लेकिन वो हमसे इतने दूर हैं कि हम लोग उनकी ऊष्मा को, उनकी प्रकाश को महसूस नहीं कर पाते हैं। वही बताने का प्रयास किया जा रहा है दोस्तों। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते हैं तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। दूर होने के कारण दोस्तों छोटे, हर चीज़ दूर होगी तो दोस्तों छोटी दिखाई पड़ेगी। जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया गया, आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल सप्तऋषि मंडल या 7 तारों का समूह है, जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। दोस्तों आप लोगों ने आसमान में कभी न कभी देखा होगा कि कुछ तारे ऐसे होते हैं जो समूह बनाए हुए होते हैं। तो तारों के समूहों से बनाई गई विविध आकृतियों को नक्षत्र मंडल कहते हैं। दोस्तों तारों के द्वारा बनाए गए विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को नक्षत्र मंडल कहते हैं। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। और दोस्तों बहुत आसानी से पहचान में आने वाला जो नक्षत्र मंडल है वो सप्तऋषि मंडल है, जो कि अर्सा मेजर का एक भाग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। दोस्तों प्राचीन समय में हमारे पूर्वज थे वो रात्रि में दिशा का निर्धारण जो है तारों की सहायता से करते थे। जैसा कि जो तारा ध्रुव तारा होता है, आगे बताया जाएगा भी, ध्रुव तारा जो होता है हमेशा उत्तर दिशा की ओर दिखता है। उसी तारे की सहायता से हम लोग दक्षिण, पूरब, पश्चिम का जो है दिशा का निर्धारण कर लेते थे। रात्रि में अगर हमें दिशा का निर्धारण करना होता था प्राचीन काल में, तो हम तारे की सहायता से करते थे। वही बताने का प्रयास किया जा रहा है। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। चित्र 1.1 में आप देखेंगे कि यदि सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए एवं उसके आगे की ओर बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारे की ओर इंगित करेगा। जैसे कि आप लोग चित्र 1.1 में देख पा रहे हैं कि ये सप्तऋषि मंडल है। ये 7 तारों का समूह है दोस्तों। ये 7 तारों का समूह है जिसके लास्ट 2 तारे को आगे बढ़ाया जाए मिलाते हुए, तो जिस तारे की ओर इंगित करेगा वही हमारा ध्रुव तारा कहलाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से जैसे चंद्रमा से देखने पर या चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। दोस्तों इसमें बताने का प्रयास किया जाए, ग्रह की परिभाषा दिया गया है कि ग्रह किसे कहते हैं। तो दोस्तों कुछ खगोलीय पिंड ऐसे, ग्रह भी खगोलीय पिंड है, कुछ खगोलीय पिंड ऐसे होते हैं जिनका स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। प्रकाश नहीं होगा तो ऊष्मा नहीं होगा, और ये तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड जो है ग्रह कहलाते हैं। और बताने का प्रयास किया जा रहा है कि ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है।
ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारे सौरमंडल का एक फिगर है दोस्तों, इसमें कुछ बताने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए दोस्तों, पहले हमारा सूर्य जो है सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, सूर्य हमारे सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। और दोस्तों, सूर्य से पहला ग्रह जो है वो बुध आता है, उसके बाद शुक्र है, उसके बाद पृथ्वी है, उसके बाद मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून। तो चलिए दोस्तों, इन सब ग्रहों के बारे में कुछ जानते हैं हम लोग। जैसा कि बुध जो है अपना सूर्य का एक चक्कर, जैसे कि हर ग्रहों की दोस्तों दो गतियां होती हैं, एक होता है परिक्रमण, एक होता है घूर्णन। तो बुध का परिक्रमण गति यानी कि सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण पूरा करने में 88 दिन लगाता है दोस्तों, और वहीं अपना घूर्णन गति पूरा करने में 59 दिन लगाता है। बुध सूर्य का एक परिक्रमण जो है वो 88 दिन में लगाता है, और अपने अक्ष पर घूर्णन 59 दिन में लगाता है। उसके बाद शुक्र पे आते हैं दोस्तों। शुक्र जो है, यानी कि अगर कहें हम कि बुध का एक वर्ष जो है 88 दिन का होता है, और इसका एक दिन हमारे पृथ्वी की तुलना में एक दिन 59 दिन का होता है बुध ग्रह पर, और इसका एक वर्ष जो है 88 दिन का होता है। हम पृथ्वी की तुलना में दोस्तों बता रहे हैं आप लोगों को, पृथ्वी की तुलना में क्या है। तो बुध ग्रह का एक वर्ष जो है 88 दिन का होता है, और पृथ्वी की तुलना में इसका एक दिन 59 दिन के बराबर है। चलिए शुक्र ग्रह पर चलते हैं। शुक्र ग्रह जो है दोस्तों, ये अपना परिक्रमण 255 दिन में पूरा करता है, और अपने अक्ष पर अपना घूर्णन गति 243 दिन में पूरा करता है। तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि इसका परिक्रमण गति और घूर्णन गति, शुक्र का परिक्रमण गति और घूर्णन गति लगभग समान है दोस्तों। केवल 13 दिन का फर्क है दोस्तों, 12 दिन का फर्क है, केवल 12 दिन का फर्क है दोस्तों। इसका वर्ष और दिन दोनों में 12 दिन का फर्क है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी जो है, जैसा कि आप लोग जानते हैं अच्छी तरह से कि 365 दिन में हमारे सूर्य का चक्कर लगा लेती है, अपना परिक्रमण पूरा करती है, और एक दिन में अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। और इसके पास, पृथ्वी के पास एक उपग्रह है दोस्तों, मतलब एक चंद्रमा है। अब चलते हैं मंगल के पास। मंगल ग्रह दोस्तों 687 दिन में सूर्य का एक परिक्रमण पूरा करता है, 687 दिन में, और अपने अक्ष पर घूर्णन जो है एक दिन में ही पूरा करता है, जैसा कि पृथ्वी की घूर्णन के समान है। पृथ्वी भी एक दिन में अपने अक्ष पर घूर्णन कर लेती है, और मंगल ग्रह भी एक दिन में अपने अक्ष पर घूर्णन कर लेता है। मंगल के पास 2 उपग्रह हैं दोस्तों, 2 चंद्रमा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो आप लोगों को दिख रहा है, क्षुद्र ग्रह पट्टी है, जो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं, और ये भी जो दोस्तों सूर्य का चक्कर लगाते रहते हैं, सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं ये। उसके बाद आता है हमारा बृहस्पति, जो कि सबसे बड़ा, हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति दोस्तों जो है 11 साल 11 महीने में सूर्य का एक चक्कर लगाता है, लगभग 12 साल कह सकते हैं, और अपने अक्ष पर घूर्णन जो है 9 घंटे 56 मिनट में पूरा करता है। दोस्तों सबसे कम समय में घूर्णन गति पूरा करने वाला ग्रह जो है वो है बृहस्पति, जो कि 9 घंटे 56 मिनट लगभग 10 घंटे में पूरा करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सैटर्न यानी कि शनि ग्रह दोस्तों जो है 29 साल 5 महीने में सूर्य का एक परिक्रमण पूरा करता है, और अपने अक्ष पर घूर्णन जो है 10 घंटे 40 मिनट में पूरा करता है। 10 घंटे 40 मिनट में अपने अक्ष पर घूर्णन पूरा करता है, और इसके पास लगभग 53 चंद्रमा है दोस्तों। बृहस्पति और शनि दोनों के पास 53 चंद्रमा हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। यूरेनस। यूरेनस दोस्तों ये जो है 84 साल में सूर्य का चक्कर पूरा करता है। 84 वर्ष में सूर्य का ये चक्कर पूरा कर लेता है और दोस्तों 17 घंटे 14 मिनट में अपने अक्ष पर घूर्णन करता है। 17 घंटे 14 मिनट में अपने अक्ष का अपना घूर्णन गति पूरा कर लेता है 17 घंटे 14 मिनट में। और इसके पास 27 चंद्रमा है दोस्तों यूरेनस, यानी कि अरुण ग्रह। अरुण ग्रह के पास 27 चंद्रमा है। अब आता है हमारा लास्ट ग्रह जो कि नेपच्यून है, जिसे वरुण ग्रह भी कहते हैं। ये दोस्तों 164 साल में सबसे ज़्यादा समय लेता है दोस्तों। 164 साल में सूर्य का एक परिक्रमण पूरा कर लेता है और 16 घंटे 7 मिनट में दोस्तों ये अपना घूर्णन गति भी पूरा कर लेता है 16 घंटे 7 मिनट में। और इसके पास लगभग 13 चंद्रमा है। लगभग 13 चंद्रमा इसके पास हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्या आप जानते हैं दोस्तों पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता है। पौराणिक रोमन कहानियों में सोल जो है सूर्य देवता को कहा जाता है। सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसीलिए सूर्य के परिवार को सौर मंडल कहा जाता है। सौर शब्द का उपयोग करते हुए और अधिक शब्दों को लिखें। चलिए दोस्तों टॉपिक पर आते हैं। आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं चंद्रमा हमारी पृथ्वी का उपग्रह है जो कि पृथ्वी का चक्कर लगाता रहता है। और हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो कि सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करती हैं और उनके कुछ अपने चंद्रमा भी हैं कुछ के पास। सौरमंडल की परिभाषा दोस्तों समझाने का प्रयास कर रहा है। सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं जिसका मुखिया सूर्य है। तो सौरमंडल की परिभाषा अगर पूछा जाए दोस्तों तो सूर्य 8 ग्रह है, उपग्रह है एवं कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, इन सब के बारे में आप लोगों को मैं आगे टॉपिक में पढ़ाऊंगा दोस्तों। ये सब मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं जिसका मुखिया सूर्य है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। कल से मैं सूर्य से आगे कंटिन्यू करूंगा दोस्तों। अगर दोस्तों हमारा चैनल आप लोगों को अच्छा लगता हो तो आप लोग लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। लाइक कर दीजिए दोस्तों। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।